पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है। तमाम देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ईरान ने अपने ही साथी देशों पर, हम अरब कंट्रीज की बात करें तो सभी पर हम अटैक किया है। एक तरफ जहां इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं, तो वहीं ईरान बदले में जो खाड़ी देश है उन पर अटैक कर रहा है। और इसी में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो अरब देश हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस में अब पड़ने वाले हैं, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचता नजर आ रहा है। और हम इसको लेकर बात करेंगे डॉक्टर शरद कोहली सर से, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और विदेश या देश की तमाम खबरों पर नजरें रखते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका स्टेट मिरर में। बहुत बहुत नमस्कार जितेंद्र, आपको स्टेट्स मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। धन्यवाद सर। सर, हम देख रहे हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट में कितना भयानक युद्ध चल रहा है। और अरब देशों में सर सब लोग जानते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया हुआ है अपना। सर, क्या पिक्चर नजर आ रही है आपको अगले कुछ दिनों में? क्या पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे मिडल ईस्ट के देश, या इस तेल के खेल में अपने आप को डुबो लेंगे? देखिए, युद्ध में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत होती है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। आपने सुनी होगी बिल्कुल कि सर। लड़ाई में और प्रेम प्रसंग में कुछ भी करा जाए वो सब मान्य होता है। सब जायज कुछ होता है। ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा हाँ। ही, क्योंकि ईरान ने क्या किया कि उन्होंने बजाय, उसको पता था वो सीधा अमेरिका से तो पंगा ले नहीं सकता, ना जी। उनकी कोई मिसाइल है जो अटलांटिक महासागर को पार कर कर और अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर लैंड कर जाए। तो हम्म। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे इर्द गिर्द अमेरिका ने अपने बड़े ठिकाने बना रखे हैं। उन्होंने हम्म। ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, साइप्रस तक हो गया, जॉर्डन हो गया। हम्म। उसने इनको निशाना बनाया, और निशाना बना के उसने ये बता दिया कि हम आप तक ना पहुंच पाए, पर एक, हम हिंदी में शब्द होता है नाक में दम। तो नाक इस में समय दम, बिल्कुल। उन्होंने ट्रम्प के नाक में दम कर रखा है। ट्रम्प साहब बयान दे दे के अपने आप को खुश कर रहे हैं। एक हम्म। उर्दू का शेर है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ख्याल तो अच्छा दिल है। बहलाते हैं कि हम जीत रहे हैं, आप बिल्कुल सरेंडर कर बिल्कुल। दो, हथियार डाल दो। हम्म। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात, एक आपको मैं नई बात बताता हूँ। ये जी। सब बातें तो खबरों में चली रही हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको जो मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने आज तक किसी भी, मैं दिन में करीब 7 से 8 शोज कर रहा हूँ इसी मुद्दे जी पर, जी अलग जी अलग जी जी। प्लेटफॉर्म पे, जी टेलीविजन सर। पर, रेडियो पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। जी पर सर। एक नई बात आपको मैं आज बताता हूँ, जो शायद खाली स्टेट मिरर पे मैं बता रहा हूँ। जी मुझे शुक्रिया, ये बताइए बताइए, सर। अब ये 2 मिनट के लिए मैं पॉडकास्टर बन जाता हूँ, आप गेस्ट बन जाइए। आपसे मैं एक बिल्कुल। सवाल करता हूँ, जी 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 और इस सर। सवाल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मुझे ये बताइए कि इसमें हम जानते हैं कि ईरान, हूथी, हमास, हिजबुल्लाह, ये आतंकवादी संगठन है। बिल्कुल इनको समर्थन करता रहा है, कतई स्वीकार नहीं है। आप और हम मानते हैं। बिल्कुल सर। पर यह भी एक सच्चाई है कि ईरान भारत का मित्र रहा है। चाबहार बिल्कुल पोर्ट, भारत ने वहां बिल्कुल। पर निवेश किया बहुत बड़ी मात्रा में, और चाबहार 14,000 पोर्ट के करोड़ का निवेश माध्यम, है सर, 14,000 करोड़ का निवेश हाँ, है। इतना बड़ा निवेश, और वहां उसके माध्यम से हम सीपेक कॉरिडोर वगैरह, हम अपना जो आईमेक बिल्कुल। कॉरिडोर जो बनाना चाह रहे थे, वो उसी रूट से बनाना चाह रहे थे। ठीक है। अभी भारत ने, कल ही की खबर है कि भारत ने एक ईरानियन शिप को कोची में हम्म। पनाह दी है, क्योंकि उनको बिल्कुल। हमले का खतरा था, तो कोची में उसको डॉक करने दिया है। हम्म। ये तो चलिए, ये तो भारत की बात हो गई। पर मैं एक आम ऑब्जर्वर जो इस युद्ध को देख रहा है, दुनिया के सभी लोग देख रहे हैं। जी। वैसे तो माना जाना चाहिए कि इसमें विलेन कौन है और हीरो कौन है इस पूरी कहानी में। आपको पूरी कहानी में अगर आप किताबों पर जाएं, तो इसमें हीरो इसराइल और अमेरिका है, अमेरिका है। और विलेन कभी नहीं साफ है। यही दिखाई दे रहा था जो बिल्कुल। कहानी। और दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, दिल पे हाथ रख के, कि आपको कौन लगता है इसमें विलेन और कौन लगता है हीरो। ये मेरा आपसे सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए, चूंकि मैं पत्रकार हूं, मैं किसी का पक्ष तो नहीं ले सकता, लेकिन अपनी राय जरूर रख सकता हूं सर। मुझे लगता है कि सर, जो ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसी लड़ाई का एक हिस्सा है सर। इसराइल और ईरान की आपसी लड़ाई का हिस्सा है, और उसमें कहीं ना कहीं दूसरे देश उसमें शामिल हो गए हैं, और नुकसान उनका ज्यादा कहीं हो रहा है सर इसमें। अब मैं आपको जनता जनता के दिल में क्या चल रहा है वो आपको बता देता हूँ। जो आम लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारे सैकड़ों लोगों से पिछले जी जी जी। 1 हफ्ते में बात करी है, और मैंने उनसे डिस्कस किया है। हम्म। आम लोगों को, हालांकि मैंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों की बात करी, मैंने सब बात करी, और जी जी। खamenei साहब को, पर लोगों को, आम जनता को ये लग रहा है जितेन, कि उनको ईरान के साथ कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सिंपैथी कहीं ना क्योंकि कहीं क्रिएट हो रही है सर। सिंपैथी है, पर विलेन विलेन के लिए कभी सिंपैथी क्रिएट नहीं होती। आप फिल्में बहुत बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल। देखी होंगी, हीरो होता है, विलेन होता है। तो जब विलेन को मार पड़ती है ना, तो लोग अपने घूंसे चलाते हैं। स्क्रीन पे तो चल रहा होता है, लोग अपने घूंसे, हम्म। मार इसको, मार इसको, मार साले, जिंदा मत हम्म। छोड़ना इसको, ये मत करना। आपने देखा होगा, ये आम एक बिल्कुल। हीरो हीरो और विलेन की स्टोरी में ये भाव होता है। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है।
यहाँ पर, क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, जो भी थे, ट्रम्प साहब कहते हैं नेतन्याहू तेल की लड़ाई है, वो सब ठीक है। पर ट्रम्प साहब, नेतन्याहू साहब कहते हैं, नेतन्याहू साहब की अपनी समस्या थी, ज्यूज और शियास की अपनी समस्या थी। बिल्कुल बिल्कुल। इधर ट्रम्प साहब का ऑयल पर नजर थी। वो सब कहानी एक तरफ है। पर अभी तक ईरान ने अमेरिका का कोई ऐसा नुकसान नहीं किया था। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम थे या नहीं थे, इन्होंने ये मान लिया कि वो न्यूक्लियर बनाएगा तो हमें धमकी देगा, फिर कभी हमारे पे हमला करेगा। आप एक अजम्पशन पर आपने उठा के उनके ऊपर हमला कर दिया। तो इस कारण से आम जनता के मन में, और जिस तरीके से जितेन ईरान ने जवाब दिया है, क्योंकि जी। ट्रम्प साहब को लग रहा था, अगले ही दिन उन्होंने खमीनाई साहब को खत्म कर दिया, 40 45 50 लोग और खत्म कर दिए उनके टॉप। बिल्कुल बिल्कुल। उनको लग रहा था ये युद्ध तो हमारे लिए, एक अंग्रेजी में शब्द होता है केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है हमारे लिए तो ये ऐसे काम है, ऐसे ये चुटकी का काम है, खत्म हो जाएगा। परंतु परंतु जिस तरीके से ईरान ने जो स्ट्रैटेजी बनाई, उसने इसको शतरंज की तरह खेला। और उसने जो स्ट्रैटेजी बनाई, उसने इन देशों पर हमला किया कि ये देश अब मजबूर करेंगे अमेरिका को कहने के लिए, भैया बिल्कुल। तुम्हारे चक्कर में यार हमारा टूरिज्म मारा जा रहा है। आपने जो सवाल किया, अब मैं उस सवाल के एक हिस्से पर आ रहा हूँ। जी। मैं उदाहरण लेता हूँ खाली दुबई का, बाकी लगभग मुझे इन सब देशों में कभी ना कभी जाने का मौका मिला है। बिल्कुल जी। मैं दुबई का उदाहरण लेता हूँ। दुबई में, यूएई में तेल खत्म हो रहा था। वहां के जो शेख हैं, उन्होंने कई साल पहले अपनी जनता को बोला था, किंगडम है वो, कि भाई बिल्कुल। आप अपने आगे आगे बच्चों को तेल के ऊपर निर्भर ना करें। आप बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको स्किल डेवलप कराएं, टूरिज्म में ट्रेन करें, रियल एस्टेट हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो दुबई में दो चीजें इस समय फेमस थे, रियल एस्टेट और टूरिज्म। शायद जी। घूमने की जगह जितनी जितनी दुबई में है, शायद दुनिया के किसी एक कहीं शहर में कहीं इतनी नहीं है। ज्यादा बिल्कुल एक्सकर्शन की जगह नहीं है। ठीक है, जो बिल्कुल उन्होंने सर क्रिएट बिल्कुल। किया है, आर्टिफिशियल है सारी, ज्यादातर आर्टिफिशियल है, पर देखने लायक है। हम्म। अब आप देखिए, उनका टूरिज्म और उनका रियल एस्टेट दोनों हिट कर गया है। इस बिल्कुल समय सर। कोई दुबई जाना नहीं चाहता, बल्कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो आना चाहते हैं। और कितने भारतीयों ने वहां पर घर, 20-25% के करीब भारतीयों ने वहां प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ था, जो दुबई की बिल्कुल। ओवरऑल रियल एस्टेट, वो सारी की इस उम्मीद में कि वहां कीमतें बढ़ेंगी, किराया आएगा, वगैरह वगैरह। वो सब इस समय प्रभावित हो गया। और मैं आपको ये बात बता दूं कि वापस पहले के लेवल पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक बार विश्वास उठ जाता है ना सेफ्टी के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी जो मैं जरूरी बात करना चाह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जितेन कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की नींव रखी जा रही है। ये अगर थम भी गया, हम सब प्रार्थना करते हैं कि थम जाए, कोई नहीं चाहता है, जान माल का नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, बहुमूल्य प्रॉपर्टी का नुकसान, $1 बिलियन तो रोज अमेरिका इस पे खर्च कर रहा है, खर्च कर जिसकी रहा है अपनी सर। बिल्कुल अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। बिल्कुल। उनके यहाँ $39 ट्रिलियन का लोन चढ़ा हुआ है, नौकरियां वहां बन नहीं रही, निवेश वहां आ नहीं रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। तो ये तो जले पे नमक छिड़कना हो गया कि $1 बिलियन अमेरिका खर्च कर रहा है। अगर वो डॉलर छापेगा आगे इसको पूर्ति करने के लिए, तो अपने लिए और बड़ी मुसीबत बुलाएगा, इन्फ्लेशन वहां पर और फैल जाएगा। आप और इस फैल बात को जाएगा। जानते हैं, ये एक अर्थशास्त्र का एक नियम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है ये विश्व युद्ध 3 की नींव रखी जा रही है। या तो यही बढ़ के कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रशिया ने पहला मूव अपना दिखाया है। रशिया ने अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करी है ईरान के साथ कि यहाँ यहाँ बिल्कुल। अमेरिका के बेसिस हैं, यहाँ यहाँ उनके सैनिक हैं। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ईरान कर रहा है हमले करने के लिए। तो रशिया की इन अप्रत्यक्ष रूप से एंट्री एक खतरे की घंटी है। चीन भी लगातार, आपको याद होगा, लगातार बयान दे रहा है अमेरिका के खिलाफ कि ये सही नहीं हो रहा है। तो अगर तो इन दो देशों की या यूरोप के किसी देश की एंट्री होती है, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल पहली बिल्कुल। बात, अगर ये यहाँ से शांत होता है, जो हम सब चाहते हैं, यहाँ से शांत भी हो जाता है, तो अंग्रेजी में एक शब्द होता है, क्षमा करें, मेरी मेरी थोड़ी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, नहीं नहीं सर बिल्कुल अंग्रेजी बोलिए ज्यादा सर बिल्कुल। इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए बीच बीच में मुझे हिंदी का शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, क्षमा मांगते हुए। अरे सर नहीं सर कभी कोई बिल्कुल। कहेंगे ज्यादा ज्यादा अंग्रेज बन रहा है, पर क्या करें, भाषा की लिमिटेशन होती है। तो अंग्रेजी में शब्द होता है स्कार। स्कार कहते हैं जब आपको चोट लगती है ना, तो एक परमानेंट निशान पड़ जाता उसका है। आपने निशान देखा होगा छूट जाता फौजियों है। के। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक ऐसा ऐसा स्कार छोड़ जाएगा जो कभी भी मिटेगा नहीं। और मुझे लगता है अगर विश्व युद्ध अब नहीं बदला, आगे भी कभी हुआ, और 1-2 साल के अंदर ही, ज्यादा दूर नहीं है वो दिन, 1-2 साल के, ये कारण, ये जो अब घटनाएं घट रही हैं, ये कारण बनेंगी। अब जरूरी बात, देखिए, एक कहावत है, ये लड़ाई हमसे 2-3 हजार किलोमीटर दूर हो रही है। तो एक बिल्कुल। पुराना गाना है जितेंद्र, पुरानी फिल्म का, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। आम भारतीय ये कहता है कि भाई अगर वहां लड़ाई हो रही है, होती है, ठीक है, खबर देखने के लिए चिंता की है, देखते हैं बम बिल्कुल गिर रहे हैं, बिल्कुल। मिसाइल गिर रहे हैं, आग लग रही है, लोग मारे, किसी न किसी के रिश्तेदार भी मिडिल ईस्ट में होंगे, उनको फर्क पड़ता है। आपकी जेब तक अब ये लड़ाई आ रही है। आ रही है आपकी बिल्कुल सर।
किचन तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। आज बिल्कुल। सुबह जब 60 रुपए कुकिंग गैस के दाम बढ़े, बड़े हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये लड़ाई आपके रसोई घर के चूल्हे के नीचे जहां पाइप से गैस आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वहां तक आप ये लड़ाई पहुंच गई पहुंच है। गई है। और ये शुरुआत है सर अभी और पहुंचने की। जी हाँ, अभी तो मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने तो उर्दू का गालिब का शेर बोला, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए देखो होता है होता क्या। है अभी क्या। तो ये शुरुआत है। शुरुआत है तो ये बिल्कुल। क्या होगा कि अगर ये क्रूड ऑयल के दाम जो $90 पहुंच चुके हैं, अगर ये 95 या $100 गए, हम्म। तो देखिए आप, च्युइंगम होती है ना, उसको खींचते हैं, तो खींचते जाइए, च्युइंगम खींचती है, पर एक लिमिट के बाद वो टूट जाती है। टूट जाती तो है। मुझे लग रहा है ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, हम्म। कब तक वो इस च्युइंगम को खींचेंगी, आखिरकार हम्म। उनका सब्र का बांध, या मैं इसको फाइनेंशियल भाषा में कहूँ कि उनकी बैलेंस शीट बोलने लगेगी भैया आगे बिल्कुल। दाम बढ़ा दो, कब तक घाटा सहते रहोगे। हम्म। अगर पेट्रोल और डीजल के जितने दाम बढ़ गए, जी। तो मैं समझता हूँ आम आदमी की जेब पर फिर सीधी मार पड़नी शुरू हो चोट जाएगी। पड़ेगी, बिल्कुल क्योंकि पड़ेगी। क्योंकि इसका पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ना केवल आपका पेट्रोल डीजल से आपका घर का व्हीकल का बजट बढ़ता है, उससे भी बिल्कुल। ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आवाजाही के लिए डीजल का प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन किया महंगी हो जाता है। जाएगी सर। बिल्कुल। उसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो इफेक्ट हम्म। सारी चीजों पर पड़ता है। तो यहाँ से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, वो आपको बढ़ती हुई दिखेगी। यही नहीं, जो हमारे हम्म। एक्सपोर्टर्स हैं जितने, आपको शायद पता है कि नहीं, कि बॉम्बे के बंदरगाह पर, और जी। साउथ में बंदर, हमारा 7,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, मैं पश्चिमी बंदरगाहों की बात कर रहा हूँ, जी। हमारे फल और सब्जी वेयर हाउसेस में सड़ रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो वहां से कोई भी शिपिंग लाइन इस समय खाड़ी देश में जाने को तैयार नहीं है। और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से खाने पीने का सामान जाता है, मीट भी जाता है, फल जाते हैं, सब्जी जाते हैं। उन बिल्कुल। सबकी एक लाइफ होती है, वो दो हम्म। तीन दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते से ज्यादा कोल्ड बिल्कुल। स्टोरेज में भी नहीं टिक पाते हैं। नहीं टिक पाते। वो सब खराब हुए जा रहे हैं। इधर जो हमारा इम्पोर्ट है, सबसे बड़ी मार तो पड़ रही है क्रूड ऑयल पर। नब्बे हम्म। डॉलर का मतलब है भारतीय रुपया प्रेशर में आ रहा है। हम्म। 87% हम अपनी ऑयल की जरूरत आयात से पूरी करते आया हैं। बिल्कुल। आप सोचिए, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और डॉलर मजबूत होने से खाली ऑयल पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हम्म। जितनी भी हम मुद्रा आयात करते हैं, करीब $950 बिलियन का हम आयात करते हैं साल में, ज्यादातर पेमेंट हम डॉलर में करते हैं। और बिल्कुल। आपको तो पता ही नहीं होता, आजकल तो दुकानों पे आप जाएं, कितनी चीजें जो विदेशों से आई हुई पड़ी होती। पहले होता था भैया इम्पोर्टेड सामान है, आजकल कोई पूछता है हम्म। इम्पोर्टेड है, आजकल तो आपको पता ही नहीं लगता। आप बिल्कुल। शायद जो कुकिंग कुकिंग ऑयल अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है वो कहीं इंडोनेशिया से आया हुआ हो सकता है वो तुर्की, यूरोप से कहीं से आया हुआ हो सकता है वो रशिया से आया हुआ हो, बिल्कुल। किसी बिल्कुल। CIS कंट्री से आया हुआ हो। तो आपको वो मालूम नहीं पड़ पाता है। तो इसकी धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको ग्रोसरी के दाम वहां से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बढ़ते हुए दिखाई और देंगे। ग्रोसरी के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, आपका घरेलू बजट बिगड़ने वाला है। तो मैं आपके शो के माध्यम से स्टेट मिरर के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूंगा कि युद्ध को खाली एक घटना की तरह ना देखें। बिल्कुल। अपना घरेलू बजट पे भी कागज पेन लेके बैठें, और देखें जब आप पिछली दफे सामान लेने गए थे इस युद्ध शुरू होने से पहले, और अब जो आप सामान खरीदने जा रहे हैं, अगर आप महीने कितना का अंतर मान आ लीजिए गया। 20,000 रुपए बिल्कुल। खर्च करते थे, ऐसा तो नहीं वो कहीं 21-22 हो गया और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो खाड़ी के जो देश हैं वो बहुत चिंता में है। ये सब हम्म। किंगडम्स हैं, ये सब यहाँ पर शेख हैं, इनके पूरे परिवार हैं, ये एक तरह से उन शेखों के घर हैं। ये हम्म। देश तो ये कहलाते हैं, पर बेसिकली देखा जाए तो आप उनके घर जाते हैं जब आप वहां घर। जाते हैं। बिल्कुल इनको बिल्कुल। बहुत चिंता हो गई है। ये बहुत शांत मुल्क माने जाते थे, बहुत ही हम्म। क्वाइट पीसफुल, यहाँ पर लोग आके रहते थे, घूमते थे, बिजनेस करते थे। 80% दुबई में होने वाला बिजनेस बिल्कुल। भारत के लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। आप सोचिए उन कंट्रोल करते बिजनेसेस हैं, का क्या बिल्कुल। फर्क पड़ेगा। एक और फर्क, एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी होती है, हम्म। इसमें भारत में लगभग $130 बिलियन हर साल जो भारत में विदेशी रहते हैं वो यहाँ पर पैसा भेजते हैं अपने परिवार में, अपने बैंक बिल्कुल अकाउंट्स बिल्कुल। में, जिससे उनके भारत के परिवार का गुजारा चलता है। 1 करोड़ के आसपास लोग इस समय मिडिल ईस्ट कंट्रीज में हैं, जितने 1 करोड़ के आसपास। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर अगर आप। टोटल 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 भारतीय इस समय जो भारत से बाहर है, 2 और 3 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास है, उसमें से 1 करोड़ केवल और केवल मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट में है। और उन सबकी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बिजनेस घटेगा, अब मैं आपके सवाल को का और एक पहलू जवाब दे रहा हूँ, जी। क्योंकि वहां बिजनेस घटेगा, बिजनेस बंद होंगे, टूरिस्ट कम होगा आना, व्यापार कम होगा, इन लोगों का बिजनेसेस बंद होने की कगार पर आ जाएगा। और हम्म। अगर ऐसा होता है तो इन लोगों का बैंक अकाउंट वहां, उसमें घंटी बजनी बंद हो जाएगी। और जो ये पैसा भारत में भेजते हैं, जो इनके हम्म। परिवार भारत में, किसी के माता पिता भारत में हैं, बिल्कुल किसी के बिल्कुल। भाई बहन पढ़ रहे हैं, कोई अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत कोई अपने भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं,
मुझे लगता है उस सबको प्रभावित होने वाला है। वो मनी ऑर्डर हम्म। इकोनॉमी पर असर पड़ने लग जाएगा। इसके दो असर होंगे, एक तो उनका परिवार प्रभावित होगा, बिल्कुल। दूसरा जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसमें इनका कंट्रीब्यूशन मैंने कहा ना साल का $125 बिलियन से ऊपर आता है, जी। वो $125 बिलियन यहाँ पर आना, उसमें फर्क पड़ जाएगा। और फर्क पड़ तीसरा एक जाएगा। और, हम्म। कि ये जब लौट के भारत आएंगे तो यहाँ बेरोजगारी फैलने लग जाएगी। इन लोगों को बिल्कुल। आदत है उस माहौल में काम करने की। आपने हम्म। सुना होगा, आपके विदेशी मित्र कभी कहते हैं यार अब भारत में हम आ नहीं सकते, आ नहीं सकते, हमें बिल्कुल। वहाँ वहाँ आदत पड़ गई है, यहाँ के सिस्टम और तरीके के हैं, वहां तो सब बहुत हम्म। संचालित ढंग से चलता है, यहाँ तो किसी को रिश्वत खिलाओ, किसी के बिल्कुल। इंस्पेक्टर राज झेलो, कहीं यहाँ भागो, वहां तो सब सिस्टम से चलता है। ये लोग यहाँ आके इतनी आसानी से अपने पैर जमा नहीं पाएंगे, जमा इनको नहीं नौकरी पाएंगे, मिलने में भी बिल्कुल। दिक्कत होगी। इतनी हम्म। नौकरियां कहाँ से आएंगी? तो इसके कहने का मतलब ये है कि युद्ध केवल एक युद्ध नहीं है, इसमें हम्म। जान माल की जो हानि हो रही है वो तो इमीडिएट है, वो इमीडिएट है। तुरंत हो जाती है। परंतु इसके जो आर्थिक परिणाम है वो बहुत ही जितेंद्र दूरगामी हैं। दूरगामी उसको है। हम अंग्रेजी में लॉन्ग टर्म रेपरकशंस कहते हैं, लॉन्ग टर्म एब्सोल्युटली। रैमिफिकेशंस कहते हैं। हम्म। और वो युद्ध खत्म होने के बाद भी, जैसे हम्म। पंखा आप ऑफ कर दीजिए ना, तो स्विच ऑफ करने के बाद काफी देर तक घूमता रहता है। घूमता रहता है। ठीक इसी प्रकार युद्ध का स्विच ऑफ हो भी गया तो हम्म। युद्ध का पंखा आपको गर्म हवा कुछ देर तक देता रहेगा देता आर्थिक रहेगा। तौर पर। बिल्कुल। सर, चूंकि आपने बहुत डिटेल में सर अपनी जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए, सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जो कि यूएई में, दुबई में, तमाम जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर भारत का बहुत निवेश था सर, भारत के तमाम लोग रहते हैं, आपने जानकारी दी है। सर, यूएई का भी एक जो विजन था, विजन 2030, और जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ईरान हमले कर रहा है, चाहे जितने भी आसपास के देश हो वहां के, क्या सर आपको लगता है कि उनका विजन कहीं ना कहीं अब धराशायी हो जाएगा? जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था लगातार बनते जा रहे थे, तमाम टूरिज्म स्पॉट वहां बन रहे थे, अब सुरक्षा की गारंटी वहां पर खत्म हो गई है, और जैसा कि आप बता रहे हैं, जो विदेशी निवेश था आना कम हो जाएगा कहीं ना कहीं, सर आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएगा। अरे ये छोड़िए, किसी मोहल्ले में किसी घर में लड़ाई हो रही हो और आपने वहां किसी काम से जाना है, तो आप हम्म। कहेंगे रुक जाओ भैया पहले लड़ाई शांत हो जाने दो, बीच में जाके क्या हम्म। घुसना है। लाजमी बात है, जिसने पैसा लगाना है, जिसने बिल्कुल। फैक्ट्री लगानी है, जिसने कोई बिजनेस शुरू करना है, वो दो बार सोचेगा। और आपको बताऊं इसी कारण से ये जो खाड़ी के देश हैं, ये अमेरिका को बार बार इनसे बात, वो आपको वो बातचीत आपको सामने नहीं लाई जा रही है। हम्म। बार बार ये बात कर रहे हैं, भैया ये क्या करवा रहे हो, क्या करवा रहे हम हो? तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, आप अपनी हम्म। इकोनॉमी की तो अवस्था कराओगे, हमारी बिल्कुल। छोटी सी इकोनॉमी, हमारा छोटा सा किंगडम वो डूब जाएगा। बार हम्म। बार अमेरिका के पास ये संदेश जा रहा है, इसको इसको सार्वजनिक तौर पे नहीं लाया जा रहा है। नहीं ला ये जा रहा है। फोन कॉल्स कॉन्फिडेंशियल हैं। पर हम्म। ये सच है कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो कुवैत हो, वो मैंने है तो आपको बिल्कुल। ये मुख्य कंट्रीज गिनवाई हैं। जी जी इन जी। ये सब बहुत ही चिंता में है, जैसा मैंने कहा बहुत शांतिप्रिय देश हैं हम्म। और बहुत ही प्रॉस्परस कंट्रीज है, बहुत हम्म। समृद्ध देश है, यहाँ पर कोई पैसे की कमी नहीं है। एक आध देश को मैं छोड़ दूं, जॉर्डन को थोड़ा सा छोड़ दूं, यहाँ पर इतनी गरीबी भी नहीं है बिल्कुल। और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप सोचिए ऐसे देशों ने इन चीजों का कभी सामना ही नहीं किया कि वहां पर बेरोजगारी फैलने लग जाएगी, जो एक्सपैट्स वहां पर काम करते हैं वो सब बाहर चले जाएंगे, बाहर चले तो ये लोग जाएंगे। कैसे काम चलाएंगे? बहुत बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट इसका होने वाला है। पर ये इम्पैक्ट आपको इसका दिखना शुरू होगा जब ये युद्ध थम जाएगा। क्योंकि हम्म। होता क्या है कि जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो उस समय आप या कहीं युद्ध का मैदान हो, तो जब युद्ध शांत हो जाता है तब आप वहां जाके देखते हैं क्या खोया क्या हम्म। पाया, क्या खोया कितने क्या लोग पाया। मर गए, क्या नुकसान है। तो इसी प्रकार से आपको बाद में ये असेस करेंगे कि कितना हमारा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है, बिल्कुल। या जान माल का नुकसान भी बाद में देखा जाता है। शरद तो सर, मुझे लग क्योंकि रहा है सर युद्ध हम युद्ध जानते के हैं कि रियल जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर रियल स्टेट का सर बहुत बड़ा हब बन गया था, आप सब जानते हैं कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए हैं, बैंकों ने कर्जे दिए हुए हैं सर बहुत बड़े बड़े। अब जब रियल एस्टेट मार्केट सब डाउन हो जाएगा वहां पर, लगता है कि सर बैंकिंग सेक्टर में इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है सर। देखिए, रियल एस्टेट की मिडिल ईस्ट की बात करूं तो आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि सभी देश रियल एस्टेट के लिए ओपन नहीं है। हम्म। इन देशों में कोई बाहर का व्यक्ति, चाहे ज्यादातर देशों में, हम्म। दुबई में भी उन्होंने कुछ पॉकेट्स ओपन की हुई हैं जहां पर हम्म। जाके आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। ये ठीक है। ओमान में कुछ कुछ हिस्सा है, कुवैत में, यहाँ पर हम्म। ज्यादातर किराए पे काम चलता है। बिल्कुल। दुबई और या यूएई एक ऐसी जगह है जहां जिन्होंने रियल एस्टेट अपना खोला हुआ था, और ज्यादातर भारतीयों ने निवेश भी वहीं किया हुआ है। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं। हम्म। ऐसे ही जेबल अली पोर्ट है, दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन है, शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन है, अजमान फ्री हम्म। जोन है, हम्म। फिजेरा में फ्री जोन है। इस प्रकार के जो वहाँ फ्री जोन है,
उन फ्री जोन्स में कुछ भारतीयों ने प्रॉपर्टी ले रखी है, कुछ बिजनेसेस जमा रखे हैं। तो सारा का सारा मिडिल ईस्ट प्रॉपर्टी के लिए खुला नहीं है, यानी कि वो देश एक विदेशी को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो छोड़िए वो देश, वहां पर आप यहाँ पर भारतीय जाके वहां कंपनी भी बनाएगा तो आपको एक लोकल स्पॉन्सर वहां का लेना पड़ेगा। ज्यादातर जीसीसी कंट्रीज इनको बोलते हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसको जी बोला जी। जाता है पूरे रीजन को। जीसीसी कंट्रीज में आपको वहां पर एक लोकल स्पॉन्सर के साथ कंपनी बनानी होती है। सिर्फ जो फ्री जोन्स हैं जिस देश में, वहां पर आप अपने नाम से कंपनी बना सकते हैं, वरना आपको 51% पार्टनरशिप आपको उसके लोकल एक आदमी की रखनी पड़ती है। तो सिवाय दुबई के मुझे नहीं लगता रियल एस्टेट में ज्यादा बाकी ज्यादा फर्क बाकी है। के खाड़ी देशों में एक्सपोजर है। चलो सर, मेरा एक सवाल आपसे भारत, अमेरिका और इसराइल को और साथ साथ ईरान को लेकर है। जो कि भारत के संबंध इसराइल से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे थे, हालांकि कुछ समय में हमने देखा थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा है। लेकिन आपको लगता है कि इन सब के दौरान इसराइल, ईरान और अमेरिका के भारत के संबंध किस तरह रहने वाले हैं, और क्या इसका इन्फ्लेशन इफेक्ट भारत को पड़ेगा सर, और इससे कैसे बच सकता है भारत? क्योंकि सर हम देख रहे हैं ईरान में संकट खड़ा हो गया है बिल्कुल, इसराइल भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा, अमेरिका पीछे है ही है। भारत इस इन्फ्लेशन शॉक से सर कैसे बचेगा इनसे? भारत ने अभी अपना एक हिंदी में शब्द होता है तटस्थ। हम्म। भारत ने अपना एक तटस्थ रवैया अभी अपनाया हुआ। हमने कल ईरान की एक शिप आ रही थी, उसको भी अपने यहाँ बिल्कुल। पनाह दी, तो उसकी जी। केरला में। हम्म। और अमेरिका से हमारी लगातार, अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपको पता होगा 2 दिन पहले भारत आए हुए थे ट्रेड डील की फिर बात करने। मालूम नहीं कौन सी ट्रेड डील ट्रम्प साहब करना चाहते हैं इन दिनों में, वो टैरिफ वैरिफ को भूले हुए हैं। भूले हुए उनका हैं। सारा ध्यान ईरान की तरफ है, वो बीच मझधार में अभी उनकी टैरिफ पॉलिसी लटकी हुई हो। जी। और इन द मीनवाइल एक ट्रेड कोर्ट ने अमेरिका में निर्णय भी दे दिया कि $166 बिलियन भैया वापस करो जो आपने अभी तक टैरिफ कलेक्ट किया था। ये भी तो ट्रम्प साहब के लिए एक मुसीबत अभी घर में भी बैठी है तैयार, जिससे उनको डील करना है। आज तक डील उन्होंने करना जो है। ट्रेड डील करी है वो सब खारिज हो चुकी है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उन सब डील को खिड़की से बाहर फेंक दिया है। फेंक दिया है। तो ऐसे में भारत ने अमेरिका के साथ संबंध खराब नहीं है। अभी अभी हमने ट्रेड डील करी थी, हालांकि अब वो ट्रेड डील है नहीं, पर हमारे संबंध ईरान से भी अच्छे हैं। इसराइल तो वैसे ही हमारा बहुत पुराना। तो मजे की बात यह है कि भारत का तीनों देशों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो भारत, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बयान देगा या कोई ऐसी हरकत करेगा जिसमें ऐसा नजर आए कि हमारा एक खेमे की तरफ झुकाव है। ये भारत भारत ऐसा नहीं करेगा। और ये भारत की, मुझे लगता है, कूटनीतिक अप्रोच है, भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी का हिस्सा है। क्योंकि ईरान, जैसा मैंने कहा, हमारा तो वहाँ चाबार पोर्ट में निवेश हुआ है, इतनी बड़ी मात्रा में हमने निवेश किया हुआ है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम ये दिखाएं। और भारत ने, आपने देखा होगा जब खमीनाई साहब का निधन हुआ, तो भारत ने कॉन्डोलेंस मैसेज भी भारत सरकार की तरफ से अभी 2 दिन पहले वहां पर नहीं, दिया है कि हमें बिल्कुल बहुत नहीं। खेद। तो अगर भारत ईरान के खिलाफ होता तो भारत तो ये कह देता भाई ये तो एक आतंकवादी मर गया, तो हम क्यों उसका कॉन्डोलेंस करें। तो भारत ने बिल्कुल तटस्थ अपना रवैया रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारत अभी तटस्थ रहेगा। परंतु अभी मैं जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ, अगर ये, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, विश्व युद्ध में तब्दील होता है, जी। यानी कि इसमें रशिया, चाइना, यूरोप, इनमें से कोई ज्वाइन कर लेता है, तो फिर भारत को कहीं ना कहीं आगे जाके, हालांकि ये भारत सरकार क्या करना चाहेगी, भारत सरकार के बिल्कुल ऊपर है, मैं उनका भारत सरकार प्रेरोगेटिव है का वो। बिल्कुल। नुमाइंदा नहीं हूं, पर मैं अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि भारत को तटस्थ रहना फिर कठिन हो जाएगा। भारत को कोई ना कोई खेमा चुनना पड़ेगा। चुनना क्यों पड़ेगा। चुनना पड़ेगा, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हालांकि भारत सरकार ने ऑफिशियली तो ये नहीं कहा था, जब नहीं कहा अमेरिका है। के साथ टैरिफ पे बिल्कुल। एक स्टेलमेट हो गया था, आपको याद होगा। उस हम्म। समय भारत ने, रशिया और चाइना, प्रधानमंत्री मोदी गए थे, आपको याद होगा, चाइना गए थे, और रशिया और चाइना और भारत की एक ही फ्रेम में फोटो आई थी, जिसको देख के ट्रम्प साहब को रात बिल्कुल। को नींद की गोली सी लेनी लग गई थी, उनको रात को नींद नहीं बिल्कुल। आई थी। बिल्कुल। तो भारत को विश्व युद्ध के हालात में अपने आप को तटस्थ रखना कठिन हो जाएगा। अभी हम्म। तो भारत एक तटस्थ रवैया बनाए रखेगा। भारत की तरफ से ये बयान आ रहे हैं लगातार कि शांति वार्ता करिए, युद्ध बिल्कुल। में कुछ नहीं रखा है, जो भी बात हो उसको बातचीत के जरिए निपटाया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है भारत का अभी अभी रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ईरान की शिप देने से अमेरिका को दिक्कत होगी तो भारत, और वो कोई ऐसा बयान दे देता है कि भारत ने क्यों ईरान की शिप को अपने यहाँ पनाह दी, तो मुझे नहीं लगता भारत ऐसे किसी बयान पर तवज्जो देगा या रिएक्ट देगा। करेगा। बिल्कुल शरद सर, चूंकि हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स की भी और फाइनेंशियल क्राइसिस की भी, पेट्रोल क्रूड ऑयल की हम बात कर रहे हैं या पेट्रोलियम पदार्थों की हम बात करें, स्टेट ऑफ हार्मूज से सर 20% भारत का जो है सप्लाई वहां से आती है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ी हुई है। हालांकि कुछ ये चर्चा ऐसी भी आई है कि 2 जहाज भारत के निकलने दिए ईरान ने, कुछ अंदर से टॉक चल रही हैं।
अगर सर खाड़ी देशों के जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वो बंद हो जाता है या दूसरी देशों से भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो भारत के जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्या भारत में इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं? आप किस तरह आंकते हैं, पूरी असेसमेंट करते हैं सर? वैसे तो मैं इस पे बोल चुका हूँ, थोड़ा सा मैं संशोधन कर दूं। जो आपने बोला, भारत का लगभग आधा पेट्रोल, 20% तो दुनिया का आता है। हम्म। भारत का तो लगभग आधा स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। तो हम्म। अगर ये लंबे वक्त तक बाधित रहता है तो लाजमी बात है, बाकी तो इसमें दो रास्ते होंगे। या तो जो बाकी का आधा जहां से आता है, हम्म। वो वेनेजुएला से आता है, रशिया से आता है, और भी हम्म। जगह से आता है। पर इसमें एक समझने वाली बात यह है कि पहाड़ी देशों से जो क्रूड आता है उसको हम ब्रेंट क्रूड बोलते हैं, वो स्वीट क्रूड होता है। हम्म। और जो अमेरिका से आता है उसको हम WTI क्रूड बोलते हैं, जिसको हम वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं। WTI क्रूड होता है, वो ओके। थोड़ा सस्ता होता है, उसकी हम्म। आउटपुट कम होती है, उसकी रिफाइनिंग भी थोड़ी कठिन होती है। जामनगर रिफाइनरी में सुविधा है उस क्रूड को हम्म। रिफाइन करने की। तो भारत के पास एक तो विकल्प ये रहेगा कि उसको कॉस्ट बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ने से कॉस्ट तो वैसे ही बढ़ जाएगी, थोड़े बिल्कुल। लंबे रूट से आएगा, क्योंकि उसमें हम्म। फिर केप ऑफ गुड होप अमेरिका में है, वहां से वो घूम के आएगा, जो कि एक लंबा रूट है। उससे लंबा रूट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, और हम्म। वैसे क्रूड की प्राइस बढ़ेगी। तो अब कोई विकल्प तो होगा नहीं। 87% अगर हम हम्म। अपने देश की जरूरत इंपोर्ट करते हैं तो ये तो जी। हमें लेना ही पड़ेगा यहाँ से, और हम्म। बहुत दिन तक बाधित रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरान ने जब ये बात बोली है कि हम भारत का क्रूड आने देंगे, भारत के आने वाली शिप्स को हम नहीं रोकेंगे, नहीं तो ये रोकेंगे। भारत के लिए अच्छी खबर है। मैं उम्मीद करता हूँ हम्म। ऐसा ही हो। परंतु कीमतें जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, आएगा तो उसी कीमत पर, वो तो ध्यान बिल्कुल। रखना पड़ेगा। बिल्कुल। भले ईरान अलाउ भी कर दे, अगर आज क्रूड ऑयल की कीमत $90 है या उस समय $100 होगी, तो हमें $100 पे लेना पड़ेगा। पर हम्म। मैं समझता हूँ कि क्रूड बंद हो जाए आना, एक इंग्लिश में कहावत होती है, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स, दोहराता हूँ, इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स, बैड बिकम्स गुड। यानी हम्म। आपको खराब और बहुत खराब में अगर चुनना हो, तो बिल्कुल। खराब अच्छा दिखाई देने अच्छा लगता है। दिखाई देता है, बिल्कुल। तो बंद होने से तो अच्छा ये है, कम से कम महंगा आता रहे, क्योंकि अगर बंद हो गया तो आपको हैरानी होगी कि जो गैस आती है, नेचुरल गैस, LNG वगैरह आती है, हम्म। वो किसानों के उर्वरक बनने में भी प्रयोग की जाती है, जी 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 फर्टिलाइजर्स जी। बनाने में प्रयोग की। तो बिल्कुल भारत में तो बिल्कुल। किसानी में भी दिक्कत आ जाएगी। आपकी हम्म। गाड़ियां चलनी तो बंद होंगी होंगी, जो हमारे अन्नदाता जो अन्न पैदा करते हैं, उनको खाद नहीं मिलनी बंद हो खाद नहीं जाएगी। बिल्कुल। और भी बहुत सारा जरूरत का सामान आपको मिलना बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, उसका सारा जो, तो उसके दिल, किडनी, लिवर सब वहीं से आता है, जितना आप मोबाइल फोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मोबाइल फोन तो के अंदर जो हार्ट लगता है, किडनी लगती है, लिवर लगता है, सब वहीं से आता है। हम बिल्कुल। उसको एक स्केलेटन में उतार देते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि ये समस्या देर तक चली तो भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पर बिल्कुल। मैं जरूरी बात कहना चाहता हूँ, देखिए, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं जहाँ लोग ये बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर हम्म। आप स्वयं एक जर्नलिस्ट हैं, और हम्म। जर्नलिस्ट इससे अच्छे नहीं जानता कि हर घंटा खबरों के लिए एक नया घंटा होता है। नया घंटा, हर बिल्कुल। दिन खबरों के लिए एक नया दिन होता है। बिल्कुल हम बिल्कुल। नहीं कह सकते कि कल क्या होगा, हम ये नहीं कह सकते अगले घंटे क्या होगा, कल तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है वी शुड टेक वन डे एट ए टाइम। हमें बहुत हम्म। ज्यादा डरना नहीं चाहिए, धैर्य हम्म। बना के रखना चाहिए। अ, पैनी नजर रखिए कि ईरान अब क्या मूव कर रहा है। अमेरिका की तरफ से बयान पे बयान, बयान पे बयान। ट्रम्प साहब तो हम्म। सारा दिन अपने ट्रूथ सोशल पे बैठते हैं, कभी कुछ भी, बिल्कुल। कभी कहीं सरेंडर कर दो, हम जीत गए हैं, वो सॉरी बोल रहा है, बात करने को तैयार है, पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं। शरद उन सर, सब मैं पे चलते नजर चलते रखिए। आपसे दो छोटे छोटे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि समय की भी कमी है, समय पूरा होने वाला है। दो मेरे प्रश्न छोटे छोटे हैं सर। आपने रशिया चाइना का जिक्र किया था। सर, चाइना भी कहीं ना कहीं ताक में बैठा है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो वो भी ताइवान पर कहीं ना कहीं अटैक करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि राइवलरी चाइना की ताइवान के साथ काफी बड़ी हुई है। और अगर ताइवान के ऊपर चाइना हमला करता है, उसके क्या रिपरकशन पड़ेंगे सर इंडस्ट्री पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर हब उसका कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि सर, इसी में जोड़ देता हूं मैं, सोना मिडिल ईस्ट में सर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, हमने देखा कि वहाँ सस्ता भी होता है। सोने के दाम अब कहाँ जाएंगे सर इस वार के बाद से? मेरे दो प्रश्न से छोटे छोटे आंसर चाहूंगा सर आपसे। देखिए, ताइवान में TSMC है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप बनाने, जिसको ताइवान सेमीकंडक्टर चिप हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं, बहुत बड़ा उसके पास हिस्सा है, 50% से ज्यादा बिल्कुल। सेमीकॉन मार्केट उसके पास है। बिल्कुल, अगर हमला करता है तो साउथ चाइना सी भारत से बहुत नजदीक है, तो हम्म। भारत को बहुत पैनी नजर बना के रखनी पड़ेगी अगर अगर ये होता है। और उसमें ताइवान, अमेरिका क्या ताइवान का साथ देता है या नहीं देता, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। तो बहुत बिल्कुल। चिंता, काफी समय से ताइवान और चाइना का ये आपस में टेंशन चल रही है। कई बार मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती हैं, डराया जाता है ताइवान को, अब हम कर देंगे, तुम ये मत करो। तो वो एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बनेगा। आपका दूसरा गोल्ड से है,
आज ही खबर आई कि दुबई में कुछ गोल्ड डिस्काउंट पे मिल रहा है, क्योंकि वहां से गोल्ड की शिपमेंट्स रुक गई हैं। क्योंकि हम्म। दुबई से बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड एक्सपोर्ट किया जाता है। थोड़ा सा हमसे वहाँ रेट भी कम होते हैं बिल्कुल। टैक्सेस की वजह से, और किसी कारण से नहीं। जी जी जी। तो गोल्ड की प्राइसेस, आपका आखिरी सवाल था गोल्ड की प्राइसेस कहाँ जाएंगी। गोल्ड की प्राइसेस, जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, वो अगर 2 से 5 साल लेके सोने के साथ सो जाते हैं, हम्म ये दूसरा सोना नींद वाला सोना है, बार बार प्राइस मत देखिए, लंबे वक्त के लिए लीजिए, तो आपको गोल्ड अच्छा रिटर्न देगा। हालांकि ये निवेश की सलाह नहीं है, आप अपने हम्म। रजिस्टर्ड सेबी प्रोफेशनल से सलाह लेके न करिए। हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, जो बिल्कुल। सिचुएशन बन रही है उसके अनुसार मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर आगे ऊपर जाने वाला है। सिल्वर थोड़ा सा, क्योंकि उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी होती है, उस पर हो सकता है कभी कभी वो चाल सोने से अलग चले, परंतु दोनों मेटल्स की शॉर्टेज है, और लॉन्ग टर्म में दोनों मेटल्स एक सेफ हेवन एसेट की, तो और जिस वर्ल्ड वॉर की हमने बात की थी, ऐसे माहौल में सोना लॉन्ग टर्म में बुलिश होगा। बीच बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग हम्म। आती रहेगी, गिरेगा भी, पर लंबे वक्त के निवेशक को घबराना नहीं चाहिए। आप रख के आराम से बैठिए, आपको लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है गोल्ड इज गोइंग टू बी अ गुड सोना लेके इन्वेस्टमेंट। सो जाइए। बिल्कुल, सोना लेके सो जाइए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत हमसे जानकारी शेयर करने के लिए। बहुत जानकारी आपने दी है हमें दर्शकों को कि किस तरीके से फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वो खड़ा होने वाला है अगर युद्ध लंबा चल जाता है, तो मिडल ईस्ट में खासतौर से प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ भारत को भी उसके रिपरकशन कहीं ना कहीं फेस करने पड़ेंगे। हालांकि सर ने बताया कि भारत अभी एक स्टैंड लेकर खड़ा हुआ है, किसी के पक्ष में नहीं है, किसी से ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से बार वाली एक स्थिति में खड़ा हुआ है भारत। सर शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए।